हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इस वीडियो में जो बचे हुए पर्यटन क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के, उनको जिलों के अनुसार बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी ने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैं आप सभी को दुर्ग जिले तक बताई थी। इसके आगे मैं आप सभी को आज रायपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, कवर्धा, इन सभी जिलों के बारे में बताने वाली हूँ। इनके पर्यटन क्षेत्र के बारे में बताने वाली हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का टाइम वेस्ट किए बिना ही मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, रायपुर करके लिखा हुआ है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आज देखेंगे रायपुर के पर्यटन क्षेत्रों के बारे में। तो रायपुर, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि रायपुर क्या है, हमारे राज्य की राजधानी है। तो यहाँ जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं उसके बारे में हमें बहुत ही अच्छे से जानना है, क्योंकि रायपुर जो है ना, इसको विकास करने में, इसको विकसित करने में जो सरकार है वो भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो देखिए, जो रायपुर है फ्रेंड्स, इस नगर की स्थापना जो है एक कलचुरी शासक हुए थे, रामचंद्र देव। ठीक है, रायपुर में एक कलचुरी शासक हुए थे। आप सभी ने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो कलचुरी है ना, कलचुरी शासक, वो दो भागों में बटे हुए थे छत्तीसगढ़ में। कौन कौन से? एक तो रतनपुर में थे, बिलासपुर के अंतर्गत जो रतनपुर आता है वहाँ, और एक थे रायपुर। तो ये जो रामचंद्र देव थे है ना, ये कौन से कलचुरी शासक थे? ये रायपुर वाले कलचुरी शासक थे। तो इन्होंने अपने बेटे ब्रह्मदेव राय के नाम पर ही रायपुर शहर की स्थापना की। अब देखिए रायपुर कैसे बना, फिर ब्रह्मदेव राय लिखा है ना, तो यहाँ पे उठा लीजिए राय। ठीक है, और फिर पुर मतलब होता है दुर्ग या नगर। तो इसके हिसाब से ये जो रायपुर शहर है इसकी स्थापना किया रामचंद्र देव जी ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, ये जो रायपुर है, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं? चंपारण्य है, आरंग है जिसे मंदिरों की नगरी कहते हैं छत्तीसगढ़ में, महंत घासीदास जी का संग्रहालय है और ये प्रदेश का प्रथम संग्रहालय है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। नंदनवन जंगल सफारी, ठीक है, और ये नंदनवन जो जंगल सफारी है वो एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित क्या है? जंगल सफारी। मानव निर्मित मतलब क्या? कृत्रिम, क्या कहते हैं? कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल। तो ये एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। इसके बाद श्रीधाम अघोरी मठ, कौशल्या माता मंदिर, ये जो कौशल्या माता मंदिर है चंद्रखुरी में, ठीक है, ये जो है वो पूरे भारत में, क्या पूरे भारत में एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर है। क्या बोली मैं? ये जो चंद्रखुरी का कौशल्या माता मंदिर है वो पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है कौशल्या माता जी को समर्पित, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ समय पहले, अभी जब लॉकडाउन हुआ था, मतलब कोरोना के टाइम पर, तो उसी समय यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला था, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया था कोरोना के कारण। तो इसलिए ये जो कौशल्या माता का मंदिर है इसे आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। तो ये चंद्रखुरी में है, जो कि रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद बहुत ही फेमस है दूधाधारी मठ। क्या? दूधाधारी मठ, ये है रायपुर में स्थित है और ये महंत बलभद्र दास द्वारा निर्मित है। किनके द्वारा निर्मित है? महंत बलभद्र दास द्वारा निर्मित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप सभी को, सबसे पहले तो नाम ही अच्छे से याद रख लीजिए कि कौन कौन सा रायपुर के अंतर्गत है करके। अब देखते हैं इसके आगे मैं आप सभी को थोड़ा थोड़ा डिटेल कर देती हूँ, क्योंकि डिटेल आप सभी को पता होना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दूधाधारी चंपारण्य से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए चंपारण जो है, ये जो है वो संत वल्लभाचार्य की जन्म स्थली है। ठीक है, क्या? संत वल्लभाचार्य की जन्म स्थली है ये। और ये जो चंपारण है इसके खोजकर्ता कौन है? नरसिंह प्रसाद जी। कौन है? नरसिंह प्रसाद जी। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो प्रोफेसर शंकर तिवारी जी हैं, है ना, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कुटुमसर गुफा की खोज किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुटुमसर गुफा की खोज किन्होंने किया? तो प्रोफेसर शंकर तिवारी जी ने किया है। ठीक है, इसी प्रकार से चंपारण्य जो है वो जो बहुत ही बड़े संत हुए हैं, है ना, ये छत्तीसगढ़ के नहीं, इनफैक्ट ये पूरे भारत के बहुत बड़े संत हुए थे। तो इनकी जन्म स्थली है, इसलिए पता होना चाहिए कि इनके खोजकर्ता कौन है। तो कौन है? नरसिंह प्रसाद जी है। कौन है? नरसिंह प्रसाद जी। अब देखिए यहाँ पर कौन सा मंदिर स्थित है?
यहाँ पर है चंपकेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर? चंपकेश्वर महादेव मंदिर। अब देखिए फिर से जो मंदिर वगैरह है ना, महादेव मंदिर करके बहुत ही फेमस, मतलब बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप सभी याद रखिए। चंपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? चंपारण्य में। इसके अलावा मैं आप सभी को बहुत सारे और भी मंदिर बताई थी, है ना, जैसे कि कुलेश्वर महादेव मंदिर बताई थी, है ना, गंधेश्वर महादेव मंदिर बताई थी। कहाँ कहाँ है? गंधेश्वर महादेव मंदिर जो है वो सिरपुर महासमुंद में है, ठीक है। इसके अलावा जो कुलेश्वर महादेव मंदिर है वो धमतरी के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से एक और मंदिर है भूतेश्वर महादेव मंदिर करके, ठीक है। तो भूतेश्वर महादेव मंदिर जो कि गरियाबंद में आता है। तो आप सभी को इस प्रकार से ये सारी बातें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि महादेव मंदिर करके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चंपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है करके पूछेगा, तो आप सभी याद रखिए ये चंपारण में स्थित है। और यहाँ पर मेला का आयोजन किया जाता है। तो मेले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब आयोजन किया जाता है, तो माघ पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? माघ पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आरंग। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप सभी को कुछ ही बता रही हूँ और आपको लगता है कि मैं स्लो बता रही हूँ या फिर आप सभी कोई पास टाइम कम है, तो आप सभी स्पीड बढ़ा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन मैं जितना भी बता रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी छोड़ना जो है वो सही नहीं होगा, इसलिए मैं आप सभी को सब कुछ डिटेल से बता रही हूँ। तो आप सभी जो है वीडियो में स्पीड बढ़ा करके भी सुन सकते हैं, जिससे आप सभी को कम टाइम लगेगा और आप सारी इन्फॉर्मेशन, जितना भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे भी अच्छे से सुन पाएंगे। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स सारंग के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, सारंग को छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? मंदिरों की नगरी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगरी कहते हैं। और ये एक जैन तीर्थ स्थल है। क्या है? जैन तीर्थ स्थल है। ये बात भी आप सभी याद रखिएगा। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर कौन कौन सा मंदिर है? भांडल देव मंदिर। और जो भांडल देव मंदिर है वो किनको समर्पित है? जैन तीर्थंकरों को ही समर्पित है, ठीक है। क्या? भांडल देव मंदिर जो है वो जैन तीर्थंकरों को समर्पित मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ पर हरदेव लाल मंदिर है और कुछ और मंदिरों का नाम मैं आप सभी को बता देती हूँ। जैसा कि आप सभी को मैं अभी बताई कि ये मंदिरों की नगरी है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही मंदिर तो नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। तो इनमें से मैं 2-3 और बता देती हूँ। जैसा कि यहाँ पर है बाघ देवल मंदिर। कौन सा मंदिर? बाघ देवल मंदिर, ठीक है, जो कि एक शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। बाघ देवल मंदिर जो कि शिव मंदिर है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद एक और मंदिर पंचमुखी मंदिर। कौन सा मंदिर? पंचमुखी मंदिर है। हनुमान मंदिर है यहाँ पर। वैसे तो हनुमान मंदिर बहुत जगह है, ठीक है, लेकिन कई बार जैसे कि पूछेगा आपको आरंग के बारे में, इनमें से कौन सा कथन सत्य है या फिर इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। तो देखिए हनुमान मंदिर बहुत जगह है, लेकिन आरंग में भी हनुमान मंदिर है जो कि एक दर्शनीय स्थल है। ये बात आप सभी को याद रखना है। जैसे कि महामाया देवी मंदिर है, ठीक है, रतनपुर का एकदम फेमस है महामाया देवी मंदिर, है ना। तो ये रतनपुर का बहुत ही फेमस है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रतनपुर में है, ठीक है, इसके अलावा सरगुजा जगह में भी है। तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि वो कौन से जगह के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए आप सभी को सारी बातें अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि पीएससी जो है वो फंसाने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन करता है। 1-2 उटपटांग क्वेश्चन पूछता है जिसमें कुछ बच्चे जो है वो फंस जाते हैं, इनकी वजह से वो 1 या 2 नंबर के लिए चूक जाते हैं। लेकिन आप सभी को अपनी बातों को, मतलब जितना भी बातें इंपॉर्टेंट है उसको अपने दिमाग में रखना है ना, और वहाँ पर घबराना बिल्कुल भी नहीं है और सही से आंसर पर टिक करना है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, महंत घासीदास संग्रहालय। ये प्रदेश का प्रथम संग्रहालय है, ठीक है। राजनांदगांव रियासत के राजा थे महंत घासीदास, उन्होंने 1875 में इसका निर्माण करवाया। और अभी यहाँ पर कला वीथिका का निर्माण किया गया है, ये भी याद रखिए। क्या? कला वीथिका, है ना, इसको याद रखिएगा। क्या बोली मैं? महंत घासीदास जो संग्रहालय है ना, जो कि रायपुर में है, वो प्रदेश का प्रथम संग्रहालय है। इसका निर्माण महंत घासीदास जी के द्वारा करवाया गया है, ठीक है, जो कि राजनांदगांव रियासत के राजा थे। और कब कराया गया? 1875 में। और यहाँ पर अभी वर्तमान में कला वीथिका बनाया गया है, ये याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं नंदनवन, ठीक है, जंगल सफारी, ये भी रायपुर में है, ठीक है। ये किनको समर्पित है? ये चेंद्रू मंडावी जी हैं, छत्तीसगढ़ का टाइगर बॉय कहा जाता है, उनको समर्पित है। और ये एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी है,
ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जंगल सफारी है, मीन्स कृत्रिम जंगल सफारी है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब आगे मैं आप सभी को जो गरियाबंद है ना, वहाँ से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताने वाली हूँ, मीन्स जो भी इम्पोर्टेंट दर्शनीय स्थल है उसके बारे में बताने वाली हूँ। इसके अलावा मैं आप सभी को जैसे कि कुछ और बताई थी, है ना, क्या क्या बताई थी। रायपुर में कौशल्या माता का मंदिर है ना, चंद्रपुरी में है। दूधाधारी मठ है ना, इसके बारे में बताई थी। तो इन सभी के बारे में मैं आप सभी को, जो दूधाधारी मठ है ना, वो रायपुर में उतना ही याद रखिए। और किन्होंने बनाया है ये भी मैं आप सभी को बता देती, महंत बलभद्र दास जी के द्वारा बनाया गया है करके, है ना। तो ये बात आप सभी को याद रखना है। और इसके साथ ही अघोरी मठ के बारे में भी आप सभी को थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि अघोरी मठ के बारे में भी आप सभी को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अघोरी मठ है ना, स्त्रीधाम अघोरी मठ, इससे रिलेटेड एक ही विशेष बात है कि यहाँ पर गुम्बद श्री यंत्र है। ठीक है, क्या जो ये यंत्र है ना, मतलब जो श्रीधाम है अघोरी मठ, इस मठ में ना क्या है, गुम्बद श्री यंत्र है। मीन्स ये जो मठ है वो गुम्बद श्री यंत्र से निर्मित है। किससे निर्मित है? गुम्बद श्री यंत्र से निर्मित है। बस इतना ही आपको याद रखना है। और इसके साथ ही ये कहाँ पर स्थित है? ये रायपुर में स्थित है। और ये किससे निर्मित है? गुम्बद श्री यंत्र से निर्मित है। ये बात आप सभी याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, गरियाबंद जिले से रिलेटेड जितने भी पर्यटन क्षेत्र है उसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो छत्तीसगढ़ का गरियाबंद जिला है ना, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट तो है राजिम। क्या है? राजिम। ठीक है, राजिम में क्या है? राजीव लोचन मंदिर है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। साथ ही पंचकोसी यात्रा करके अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी राजिम से ही रिलेटेड है। ये आप सभी को अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर क्या होता है? मेला होता है। और इसके साथ ही यहाँ पर महानदी पैरी और सोंढू नदी का संगम है। ठीक है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसका प्राचीन नाम याद रखिए, पद्मावतीपुर नाम है इसका प्राचीन नाम। इसके साथ ही इसके अन्य नाम पंचकोसी, कमल क्षेत्र, ये सभी याद रखिए। अब एक एक करके मैं आप सभी को थोड़ा थोड़ा डिटेल कर देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले है राजीव लोचन मंदिर, और यहाँ पर लिखा हुआ है कुलेश्वर महादेव मंदिर। तो मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ कि कुलेश्वर महादेव मंदिर जो है वो धमतरी में है। ठीक है, आप कभी भी अगर जाते होंगे राजिम देखने के लिए, है ना, तो वहाँ पर आप सभी कुलेश्वर महादेव मंदिर ज़रूर देखते होंगे, लेकिन वो एक्चुअली में आता है धमतरी के नवा गाँव में। ठीक है, कहाँ आता है? धमतरी के नवा गाँव के अंतर्गत आता है, ये याद रखिए। और गरियाबंद में कौन सा मंदिर है, कौन सा महादेव मंदिर? गरियाबंद में है भूतेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, क्या है? भूतेश्वर महादेव मंदिर। तो इसी प्रकार बुक में दे दिया रहता है, लेकिन आप सभी याद रखेंगे कि ये कहाँ पर है? धमतरी में है कुलेश्वर महादेव मंदिर, और जो गरियाबंद है वहाँ पर है भूतेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी को थोड़ा थोड़ा डिटेल कर देती हूँ इनका। तो सबसे पहले देखते हैं राजीव लोचन मंदिर। तो जो राजीव लोचन मंदिर है ना फ्रेंड्स, ये राजिम में, सबसे पहले तो यही याद रखिए। ये जो राजीव लोचन मंदिर है फ्रेंड्स, इसका निर्माण किन्होंने करवाया था? बिलासतुंग नाम के एक शासक हुए थे, नलवंशी शासक। और ये नल नागवंशी शासक किधर थे? बस्तर साइड थे। ठीक है, कहाँ पर? बस्तर साइड थे। इनका जो राजधानी था वो था कोरापुट, उड़ीसा। ठीक है, उधर ही था इनका शासन। तो उधर के क्षेत्र में इन लोग, जैसा कि कोरापुट उड़ीसा है ना, तो वो किधर पड़ता है? यही सब आता है, गरियाबंद वगैरह सब पड़ता है उड़ीसा के साइड में। तो यहीं पर ही था बस्तर वाले एरिया में जो नल नागवंशी शासक थे ना, उनका शासन, जिसमें सबसे फेमस शासक थे बिलासतुंग करके, जिनका शासनकाल कब से कब था? 700 से 740 तक था इनका शासन का। कब से कब तक था? 700 से 740। और इन्होंने ही क्या किया था? राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये जो राजीव लोचन मंदिर है वो किससे संबंधित है? ये विष्णु जी की मंदिर है। ठीक है, मतलब विष्णु जी से रिलेटेड है ये मंदिर जो है वो। और साथ ही ये जो बिलासतुंग थे वो विष्णु जी के ही उपासक थे। क्या थे? विष्णु जी के ही उपासक थे, है ना। तो ये बात आप सभी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वंश के शासक ने बनाया था करके, और शासक का नाम भी पूछा जाता है कि कौन से शासक ने बनाया था करके। तो बिलासतुंग नाम के एक नल नागवंशी शासक थे, है ना, उन्होंने बनवाया था। नलवंशी भी दिया जा सकता है और नल नागवंश करके भी दिया जा सकता है, ये एक ही वंश है। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखिएगा।
अब देखिए फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि जीर्णोद्धार किन्होंने कराया। अब जीर्णोद्धार मतलब क्या होता है, रिपेयरिंग कराना, ठीक है, रिपेयर कराना, क्या रिपेयर कराना, ठीक है। तो किन्होंने करवाया था, पृथ्वीराज द्वितीय के सेनापति थे जगतपाल, उन्होंने करवाया था। साथ ही ये शैली भी पूछा जाता है कौन सी शैली से निर्मित है, तो याद रखिए द्रविड़ शैली से निर्मित है। क्या है, द्रविड़ शैली से निर्मित है ये, है ना। और ये कौन से ये मंदिर है, ये विष्णु जी को समर्पित मंदिर है, मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ। और साथ ही ये पंचायतन शैली से निर्मित है। पंचायतन शैली मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक बड़ा मंदिर, यहाँ पर छोटा, यहाँ पर छोटा, यहाँ पर छोटा, यहाँ पर छोटा, ऐसे 5 मंदिर ऐसे बने रहते हैं, ठीक है। इसी को ही कहते हैं पंचायतन शैली। तो द्रविड़ शैली से बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखिए। राजीव लोचन मंदिर बहुत ही फेमस जगह है छत्तीसगढ़ का, और इससे रिलेटेड हर एक पॉइंट आप सभी के लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पंचकोशी यात्रा। तो देखिए फ्रेंड्स, पंचकोशी यात्रा के अंतर्गत 5 महादेव मंदिरों का दर्शन होता है। पटेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, फणेश्वर महादेव, ब्रह्मणेश्वर महादेव। कौन कौन सा, पटेश्वर, चंपेश्वर, फणेश्वर, ब्रह्मणेश्वर और कोपेश्वर महादेव। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि पंचकोशी यात्रा का संबंध कहाँ से है करके, ठीक है। तो राजिम से है ना, पंचकोशी यात्रा किसे कहते हैं, तो राजिम को कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, अगर थोड़ा सा डीप करना होगा कि जो दे देगा आप सभी को कि इनमें से कौन सा महादेव मंदिर जो है वो पंचकोशी यात्रा के अंतर्गत नहीं आता है, या फिर कौन कौन सा जो है वो पंचकोशी यात्रा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप सभी इसको याद रखिएगा। पटेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, मैं 2-3 बार बोल देती हूँ, आप सभी को याद हो जाएगा। पटेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, फणेश्वर महादेव, ब्रह्मणेश्वर महादेव, कोपेश्वर महादेव। पटेश्वर, चंपेश्वर, फणेश्वर, ब्रह्मणेश्वर, कोपेश्वर। पटेश्वर, चंपेश्वर, फणेश्वर, ब्रह्मणेश्वर, कोपेश्वर। अब देखिए फ्रेंड्स, इतना तो आप सभी को याद रखना ही होगा, क्योंकि कभी भी कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जांजगीर चांपा से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र है उसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जांजगीर चांपा है ना, यहाँ पर कलचुरी शासक जो थे जाज्जलदेव प्रथम, इन्होंने अपने ही नाम से एक नगर की स्थापना करे थे, जाज्जलपुर, और यही बाद में क्या कहलाया, जांजगीर कहलाया, ठीक है। क्या कहलाया, जांजगीर कहलाया। जाज्जलदेव प्रथम नाम के एक शासक हुए थे, कलचुरी शासक, उन्होंने जाज्जलपुर नाम से एक शहर का निर्माण किया था, जो कि बाद में जांजगीर कहलाया। इसके साथ ही मैं आप सभी को पहले कुलेश्वर महादेव मंदिर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ। जो कुलेश्वर महादेव मंदिर है फ्रेंड्स, है ना, इस मंदिर में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से पूछा जाता है ना, क्योंकि माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक मेला का आयोजन होता है। कब से कब तक, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक मेले का आयोजन होता है। ये बात आप सभी याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि कब होता है करके। और ये महानदी पैरी और सोंढूर के संगम पर स्थित है। ये अगर आपने कभी गए होंगे राजिम तो ये देखा ही होगा, है ना। तो ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि ये किस संगम में स्थित है करके। तो महानदी पैरी और सोंढूर नदियों के संगम में स्थित है, और यहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक मेले का आयोजन होता है। कहाँ, कुलेश्वर महादेव मंदिर में। आप सभी इसको याद रखिएगा। अब जांजगीर चांपा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है खरौद, ठीक है। अब ये खरौद कौन सा वाला खरौद है फ्रेंड्स, वही खरौद है, आप सभी ने कभी सुना होगा, है ना। सीता जी का हरण जो हुआ था, तो खरदूषण नाम के जो थे, है ना, उन्होंने ही किया, मतलब वही जो थे वो हिरण बन गए थे, है ना, जो कि उनके मामा जी थे रावण के। तो ये वही वाला है, ठीक है, वही वाला खरौद है जहाँ पर रहता है, जो खरदूषण नाम का जो दानव था वो रहता था। इस प्रकार से जो रामायण में जो हम देखते हैं पात्र खरदूषण करके, है ना, जो कि रावण के मामा रहते हैं, फिर वो हिरण का रूप धारण करते हैं, तो ये वही वाला खरदूषण है, और यहीं पर ही था खरदूषण का शासन, ऐसा माना जाता है। अब उसके बाद है सिवरी नारायण। तो सिवरी नारायण का संबंध किन से, सबरी जी का से है ना, जो कि सबरी का निवास स्थान है। यहाँ पर राम रावण नहीं, जो राम और लक्ष्मण थे उन्होंने बेर खाया था, मतलब राम लक्ष्मण को इन्होंने बेर खिलाया था सबरी जी ने, ठीक है। तो ये बात आप सभी जानते हैं। अब आगे अरभार करके हैं, ऋषभ तीर्थ स्थल है ना। ऋषभ तीर्थ कौन है, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है, मीन्स जैन धर्म के संस्थापक है ये ऋषभ तीर्थ जी, ठीक है। इसके बाद पीथमपुर है, चंद्रपुर है,
जहाँ चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है, दल्हा पहाड़ है, तुर्ली धाम है, ठीक है, विष्णु मंदिर है जांजगीर में। तो ये सभी जो है वो कहाँ पर है, जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत हैं। अब एक एक करके हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे। और ये दल्हा पहाड़ तो अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पहाड़ से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा ही जा रहा है कौन सा पहाड़ कहाँ पर है। तो दल्हा पहाड़ कहाँ पर है, जांजगीर चांपा में है, अच्छे से याद रखिए, ठीक है। और तुर्ली धाम किससे रिलेटेड है, तो ये भी जो है मंदिर है यहाँ पर, महादेव मंदिर करके, ठीक है, मतलब शिव जी से रिलेटेड मंदिर है। तो देखते हैं फ्रेंड्स अब आगे के करके, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स खरौद के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो खरौद है इसे छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं। क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं। इसका प्राचीन नाम इंद्रपुल है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो खरौद है ना, इस नगर की स्थापना इंद्रबल कौन है, इंद्रबल जो है वो पांडुवंशी शासक हैं। आप सभी इतिहास पढ़े होंगे तो इसमें एक वंश पढ़े होंगे सिरपुर के पांडु या सोमवंश करके, ठीक है। तो ये जो पांडुवंश थे, है ना, पांडुवंश, इसी में थे इंद्रबल करके, क्या नाम था, इंद्रबल। और इसी इंद्रबल ने पांडुवंश की स्थापना किया था। कहाँ पर किया था, सिरपुर में, और सिरपुर को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये जो इंद्रबल है इसी ने ही इंद्रपुर के नाम से एक नगर की स्थापना की थी, जिसका नाम पड़ा बाद में खरौद। क्या नाम पड़ा, खरौद, ठीक है फ्रेंड्स। क्या बोली मैं, जो इंद्रबल नाम के एक शासक हुए थे, पांडुवंशी शासक, उन्होंने ही इंद्रपुर की स्थापना की। और ये जो इंद्रपुर है अब वो खरौद के नाम से जाना जाता है। और इतना डिटेल मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा आप सभी को कि इंद्रपुर जो है उसकी स्थापना किन्होंने की थी। मतलब ऐसा पूछेगा, खरौद जो कि प्राचीन काल में इंद्रपुर के नाम से जाना जाता था, तो इंद्रपुर की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी, या कौन से शासक ने की थी, या फिर कौन से पांडुवंशी शासक ने की थी। वंश का नाम बता देगा और उसके राजा का नाम पूछेगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो व्यापम हो चाहे वो पीएससी, इसलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, जहाँ पर क्या है, यहाँ के गर्भगृह में एक शिवलिंग स्थापित है। क्या है, शिवलिंग स्थापित है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो मंदिर है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, उसका निर्माण किन्होंने कराया, ये जो इंद्रबल था ना, इसके 4 पुत्र थे। तो उन 4 पुत्रों में से एक था ईशान देव। क्या, इन 4 पुत्रों में से एक था ईशान देव। तो इसी ईशान देव ने किया था लक्ष्मणेश्वर मंदिर की स्थापना, ठीक है। अब इसका जीर्णोद्धार किया था। जीर्णोद्धार करना मतलब रिपेयरिंग करना, ठीक है, क्या, रिपेयरिंग करना, और कुछ नहीं, सिंपल सा रिपेयरिंग करना। तो जीर्णोद्धार किन्होंने किया था, रत्नदेव तृतीय के मंत्री थे गंगाधर राव, इन्होंने करे थे। कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय के प्रधानमंत्री थे गंगाधर राव करके, तो इन्होंने ही किया था इसका जीर्णोद्धार, ठीक है। तो इतनी बातें आप सभी को याद रखना है। मैं जितना भी बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आप सभी बातों को याद रखिए। और अगर आप सभी को टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, वीडियो का स्पीड बढ़ा करके आप सभी सुन सकते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, शिवरी नारायण। तो शिवरी नारायण, ये वही शिवरी नारायण है जहाँ पर कौन रहती थी, देवी सबरी जी रहती थी, ठीक है। राम जी का इंतज़ार करते हुए बहुत समय तक वहाँ पर रही थी। जहाँ पर राम जी जब आए तो उन्होंने उनको जूठे बेर खिलाए थे। तो ये बहुत ही फेमस जगह है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध चंद्रचूड़ मंदिर है, ठीक है। क्या है, प्रसिद्ध चंद्रचूड़ मंदिर है। इसका निर्माण कल्हन देव द्वारा किया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, कल्हन देव के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। ये बात आप सभी याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं अड़भाड़ के बारे में। किसके बारे में, अड़भाड़ के बारे में। तो देखिए अड़भाड़ के बारे में मैं आप सभी को थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो अड़भाड़ है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर अष्टभुजी माता का मंदिर है। और साथ ही यहाँ पर जब उत्खनन करवाया जा रहा था तो यहाँ पर जैन मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है। तो आपको मेनली क्या याद रखना है कि अगर आप सभी से पूछा जाता है, क्या बोली मैं, अगर आप सभी से पूछा जाता है कि जो अड़भाड़ है वो किससे रिलेटेड है करके, तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ये जैन धर्म से रिलेटेड है। ये बात आप सभी को याद रखना है। थोड़ा सा रुके फ्रेंड्स, मैं इसका इंक चेंज कर रही हूँ, आप सभी को लिखूंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जैन धर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ये जैन धर्म से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। और ये कहाँ पड़ता है, जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है,
क्योंकि अधिकतर यही पूछ दिया जाता है कि कौन सा चीज़ मतलब कौन सी जगह जो है वो कौन से धर्म से संबंधित है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, पूरा जब यहाँ पर उत्खनन का कार्य करवाया जा रहा था तो यहाँ पर जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं और साथ ही यहाँ पर एक अष्टभुजी माता का भी मंदिर है। अब आगे फ्रेंड्स मैं आप सभी को पीथमपुर चंद्रपुर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पीथमपुर है, ठीक है, ये हसदेव नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर होली के अवसर पर फागुन पूर्णिमा से धूली पंचमी तक 5 दिवसीय मेला का आयोजन किया जाता है। कब से कब तक? फागुन पूर्णिमा से धूल पंचमी तक 5 दिवसीय मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। कहाँ पर? पीथमपुर में। और ये पीथमपुर कहाँ है फ्रेंड्स, एक बार फिर से बता देती हूँ। जो पीथमपुर है वो जांजगीर चांपा के अंतर्गत है। क्योंकि आप सभी को फ्रेंड्स ये सारी बातें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बार बार पूछ दिया जाता है कहाँ पर स्थित है ऐसा करके, है ना। तो इसलिए आप सभी को ये पता होना चाहिए कि पीथमपुर, आपको डायरेक्टली पूछ देगा कि पीथमपुर जो है वो कहाँ पर स्थित है ना। तो ये जांजगीर चांपा के अंतर्गत है और जांजगीर चांपा में भी कहाँ पर है, तो ये चांपा के अंतर्गत आता है मेनली। ठीक है, ये बात आप सभी याद रखिएगा कि चांपा के अंतर्गत ये आता है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स चंद्रपुर। तो जो चंद्रपुर है फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, महानदी, मांड और लात नदियाँ। कौन कौन सा? महानदी, मांड और लात का संगम है। यहाँ पर चंद्रहासिनी देवी और नाथलदाई का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। किसका? चंद्रहासिनी देवी और नाथलदाई का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। इसके अलावा दलहा पहाड़ जो है वो अकलतरा जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत स्थित है। यहाँ पर नाग पंचमी के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। किसके अवसर पर? नाग पंचमी के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक और बात बता देती हूँ। जैसे कि हम सभी ने देखा था लक्ष्मणेश्वर मंदिर करके, है ना, खरौद में, तो उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग है ना, इसकी तुलना उड़ीसा में जो लिंगराज मंदिर है, आप सभी अगर कभी उड़ीसा गए होंगे तो वहाँ पर बहुत ही फेमस मंदिर है ना, जो कि शिव जी का है, जो कि लिंगराज मंदिर के नाम से जाना जाता है। भुवनेश्वर में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा की राजधानी जो भुवनेश्वर है ना, वहाँ पर लिंगराज नाम का मंदिर है। तो वहाँ पर फ्रेंड्स जो शिवलिंग है ना, जो कि अब धंसते जा रहा है नीचे अंदर की ओर, धरती के अंदर बहुत ही अंदर चला गया है, तो उसी शिवलिंग से तुलना की जाती है जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो है यहाँ के शिवलिंग की। तो ये बात आप सभी को याद रखना है, क्योंकि घुमा के पूछ देगा आप सभी से कि ऐसा कौन सा शिवलिंग है ना जिसकी तुलना, मतलब छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा शिवलिंग है या फिर कहाँ पर स्थित है जो कि भुवनेश्वर, जिसकी तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज से की जाती है करके। तो आप सभी याद रखिए लक्ष्मणेश्वर जो खरौद में है, लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर, उसी वहीं पर जो शिवलिंग है ना, उसकी तुलना ही की जाती है भुवनेश्वर के लिंगराज से। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी लक्ष्मणेश्वर मंदिर करके भी दे सकते हैं, है ना, लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर करके भी दे सकते हैं। ये दोनों ही लिखा हुआ आता है और दोनों ही एक ही है जो कि खरौद में स्थित है। यह आप सभी याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स कबीर धाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थान। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कबीर धाम जिला है हमारा, है ना, यहाँ पर सबसे फेमस तो है भोरम देव। ठीक है, इसके बाद हम मड़वा महल, छेरकी महल, पचराही फणिनाग वंश से संबंधित क्षेत्र हैं। ठीक है, पचराही जो क्या है वो एक पुरातात्विक स्थल है और ये भी पूछा जाता है कि पचराही कहाँ पर है करके। तो याद रखिए पचराही जो है वो कवर्धा जिले के अंतर्गत का क्षेत्र है। अब इसके आगे फ्रेंड्स मैं सभी को थोड़ा थोड़ा डिटेल कर देती हूँ। और साथ ही अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो मध्यकालीन इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक शासकों का बारे में पढ़ते हैं हम सभी, फणिनाग वंश करके। कौन सा वंश? फणिनाग वंश। तो जो फणिनाग वंश के शासक हुए थे फ्रेंड्स, उन्होंने ही, उनका शासन कवर्धा में था और कवर्धा में जो कुछ भी बना है ना उनके द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, जितने भी अगर आप मंदिर देखेंगे, महल देखेंगे, वो सभी जो है वो फणिनाग वंशी शासकों के द्वारा ही बनाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी को एक एक करके जो मंदिर है कवर्धा की उसको थोड़ा सा डिटेल कर देती हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं भोरम देव मंदिर। ये जो भोरम देव मंदिर है फ्रेंड्स, इसका निर्माण 1089 ईस्वी या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं 11वीं सदी या शताब्दी। ठीक है, क्योंकि ऐसा करके भी दिया रहता है, कभी कभी सन न दे करके सदी या ईस्वी के सदी या फिर शताब्दी के रूप में दे देते हैं।
तो 1089 ईस्वी को हम क्या कहेंगे, 11वीं शताब्दी या फिर 11वीं सदी में किया गया था। किनके द्वारा? फही नागवंश के शासक हुए थे गोपाल देव। क्या नाम था इनका? गोपाल देव। ठीक है, तो इनके द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इनका एक और दूसरा नाम दिया हुआ है यहाँ पर, लक्ष्मण देव राय करके। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप सभी याद रखिएगा। वैसे अधिकतर गोपाल देव करके ही आया है पेपर में, है ना, तो आप सभी गोपाल देव जी का नाम याद रखिएगा। तो गोपाल देव नाम के एक शासक हुए थे फही नागवंश में, जिन्होंने इस भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो मंदिर है वो कौन सी शैली में निर्मित है? ठीक है, तो ये जो मंदिर है फ्रेंड्स वो नागर शैली में निर्मित है। ठीक है, नागर शैली या फिर चंदेल शैली। क्या? नागर शैली या फिर चंदेल शैली। देखिए, जो भोरम देव थे वो कौन थे फ्रेंड्स? जो भोरम देव जो थे ना, वो एक आदिवासी देवता है। क्या है? वो एक आदिवासी देवता है। आप सभी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कौन से देवता है कौन से मंदिर में, ऐसा करके। तो जो भोरम देव है वो एक आदिवासी देवता है, इसको याद रखिएगा। और ये चौरा ग्राम में है। ठीक है, ये जो छपरा करके लिखा है ना, छपरी, ये छपरा करके भी लिखा रहता है, तो तहसील है ये। ठीक है, ये तहसील का नाम है। और ये जो चौरा है वो गांव का नाम है। तो चौरा गांव में स्थित है क्या? भोरम देव मंदिर। इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मध्य प्रदेश में जो खजुराहो है ना, वहाँ के मंदिर से ये क्या है, प्रेरित है ना, मिलता जुलता है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जो अगला मंदिर है, उस अगला महल है उसके बारे में। तो देखिए, मड़वा महल। तो जो मड़वा महल है फ्रेंड्स, है ना, ये भी कहाँ पर है? ये भी वही छपरी करके है गांव, वहाँ पर स्थित है। अब देखिए, इसका निर्माण करवाया गया है 1349 ईस्वी में, मीन्स 14वीं सदी में। किनके द्वारा करवाया गया है? फनी नागवंश शासक जो थे, कौन थे फनी नागवंश के शासक? रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव। ठीक है, उनकी पत्नी थी अंबिका देवी। क्या नाम था उनका? अंबिका देवी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कैसे पूछा हुआ है? अभी कुछ टाइम पहले जो एग्जाम हुआ है उनमें से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि फनी नागवंशी शासक कौन, रामचंद्र देव की पत्नी का नाम क्या था करके। ठीक है, तो आप सभी याद रखिए कि फनी नागवंश के शासक रामचंद्र देव की पत्नी का नाम था रानी अंबिका देवी। तो फ्रेंड्स, इन्होंने ही करवाया मड़वा महल का निर्माण। और कई जगह आप देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ना बुकों में डिफ्रेंशिएट रहता है, कहीं कहीं पर दिया रहता है कि रामचंद्र देव ने करवाया था इस महल का निर्माण करके, है ना। और यहाँ पर अगर हम कुछ कुछ बुक में देखें तो रानी अंबिका देवी ने करवाया है करके। तो आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, एक साथ कभी ऑप्शन दिया भी नहीं हुआ है ना। अभी तक तो सिर्फ इतना ही पूछा जा गया है, इसके बारे में पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है करके, तो किन्होंने निर्माण करवाया करके अभी तक नहीं पूछा गया है। तो आप सभी दोनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, रामचंद्र देव जी का भी नाम याद रखिएगा, और साथ ही जो रानी अंबिका देवी है, इनकी पत्नी, इनका भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इनमें से किसी एक का ही नाम दिया रहेगा। तो आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा, बस नाम को याद रखिएगा, दोनों का नाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, अंबिका देवी जी और रामचंद्र देव की ये पत्नी थी। और ये जो महल है फ्रेंड्स, मड़वा महल, है ना, इसको एक और नाम से जानते हैं, दूल्हा देव करके। कौन से नाम से जानते हैं? दूल्हा देव करके। ठीक है, तो ये जो दूल्हा देव है फ्रेंड्स, है ना, ये नाम क्यों रखा गया है? एक्चुअली में ये जो मड़वा महल है ना, वो एक शिव मंदिर है। क्या है? वो एक शिव मंदिर है, और ये विवाह का प्रतीक है। क्या है? विवाह का प्रतीक है, इसलिए इस मंदिर को दूल्हा देव करके भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो मंदिर है, यहाँ पर ऐसा मानना है कि वाम मार्गी जो तंत्रिका है ना, मीन्स जो तांत्रिक वगैरह होते हैं ना, जो कि झाड़ फूँक करते हैं, बहुत सारे मंत्र वगैरह पढ़ते हैं ना, अथर्ववेद में जिसका वर्णन है, तो इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा तांत्रिक वगैरह का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, मीन्स इस मंदिर में जो तांत्रिक वगैरह होते हैं ना, वो ज़्यादा उपासना वगैरह जो करते हैं, उसका प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये बात आप सभी याद ध्यान में रखिएगा, क्योंकि विशेषताओं से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मड़वा महल है ना, यहाँ पर 16 खंभा का मंडप है। ठीक है, क्या है? यहाँ पर विशाल 16 खंभा का मंडप है, जिसके कारण ही इसका नाम पड़ा है मड़वा महल। क्या नाम पड़ा है? मड़वा महल। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, साथ ही ये भी याद रखिए कि जो फणी नागवंशी शासक हैं, इनकी वंशावली यहाँ पर उत्कीर्ण की गई है।
तो मेनली आपको क्या याद रखना है फ्रेंड्स कि जो मड़वा महल है वो कहाँ है। सबसे पहले तो ये याद रखिए इसका निर्माणकर्ता, और साथ ही ये एक शिव मंदिर है और विवाह का प्रतीक है। इतनी बातें आप सभी को अच्छे से याद रखना है। अब आगे देखते हैं छेरकी महल। ये जो छेरकी महल है ये चौरा ग्राम में स्थित है, ठीक है। और साथ ही इसका निर्माण जो रामचंद्र देव फही नागवंशी शासक ने ही करवाया है। कौन सा महल? छेरकी महल, ठीक है। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो छेरकी महल है ना वो भी क्या है? एक शिव मंदिर है। क्या है? यहाँ पर शिव मंदिर है। और इसको छेरकी महल क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर बकरी का गंध आता है, और जो बकरी है उसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? छेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? छेरी। तो इसके हिसाब से ये जो महल है उसका नाम पड़ा है छेरकी महल। और इसका निर्माण करने वाले कौन है? रामचंद्र देव जी हैं, जो कि फही नागवंश के शासक हैं। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स इसका निर्माण भी कब किया गया है? 14वीं सदी में, ठीक है, 1349 ईस्वी। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कवर्धा महल। जो कवर्धा महल है फ्रेंड्स इसका निर्माण कराया है राजा धर्म सिंह ने, ठीक है। किन्होंने करवाया है? राजा धर्म सिंह ने। और कवर्धा महल के प्रवेश द्वार को हाथी दरवाजा कहा जाता है, ये याद रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए हाथी दरवाजा कहाँ पर स्थित है, ठीक है, क्योंकि जैसा कि पूछा गया था गज किले के बारे में जो कि रतनपुर में स्थित है। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि हाथी दरवाजा कहाँ पर स्थित है करके। तो याद रखिए कि ये कवर्धा में स्थित है, या फिर कवर्धा महल के प्रवेश द्वार को ही हाथी दरवाजा कहते हैं। कुछ स्पेशल रहता है फ्रेंड्स, कुछ विशेष, तो इसी से ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए आप सभी को अच्छे से याद रखना है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स सरगुजा जिले के बारे में। तो ये जो सरगुजा जिला है ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैन पार्ट, ठीक है, क्या है? मैन पार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स जो सरगुजा है सबसे पहले तो आप इनका प्राचीन नाम याद रखिए। इसका प्राचीन नाम था डंडोरा। क्या? डांडोरा। और प्राचीन नाम से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप सभी अच्छे से याद रखें कि डांडोरा किसका प्राचीन नाम था? सरगुजा का। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो सरगुजा जिला है वो ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और पर्यटन क्षेत्र की दृष्टि से भी। क्योंकि देखिए ये जो सरगुजा जिला है ना, यहाँ पर मैन पार्ट बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है। रामगढ़ की पहाड़ी, ये वही रामगढ़ की पहाड़ी है फ्रेंड्स जहाँ पर जो कालिदास जी थे, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस कवि हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा, इन्होंने रामगढ़ की पहाड़ी में बैठकर ही मेघदूतम की रचना की थी। मेघदूतम इनकी बहुत ही फेमस रचना है, जिसकी रचना की है कालिदास जी ने रामगढ़ की पहाड़ी में बैठकर। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि कालिदास छत्तीसगढ़ क्यों आ गए थे, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स आप सभी प्राचीन इतिहास जब पढ़ेंगे या फिर पढ़ चुके होंगे तो उसमें एक वंश पढ़ेंगे, वाकाटक वंश। कौन सा वंश? वाकाटक वंश। तो उस वंश में एक शासक होंगे रुद्रसेन। कौन से शासक होंगे? रुद्रसेन। तो जो रुद्रसेन थे ना उनका विवाह हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका उपनाम है विक्रमादित्य, ठीक है। तो विक्रमादित्य की बेटी प्रभावती से विवाह हुआ था रुद्रसेन के साथ, और प्रभावती और रुद्रसेन का पुत्र था प्रवरसेन, मतलब विक्रमादित्य का ये नाती था, ठीक है, प्रवरसेन। तो प्रवरसेन के शासनकाल में ही आया था कालिदास। क्योंकि जो रुद्रसेन है उसकी जल्दी से मृत्यु हो गई थी, इसलिए जो ये वाला क्षेत्र था ना दक्षिण कोसल वाला, है ना, मतलब उस समय छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा था वो किनके हाथों में था? वो विक्रमादित्य ने अपने हाथों में, मतलब अपने संरक्षण में रखा हुआ था। तो उसी ने ही कालिदास को यहाँ पर भेजा था प्रवरसेन के दरबार में, ठीक है। तो इसलिए जो कालिदास है वो छत्तीसगढ़ आए थे, और उन्हें रामगढ़ की पहाड़ी इतनी अच्छी लग गई कि वहाँ पर बैठकर ही उन्होंने मेघदूतम की रचना कर दिए थे, ठीक है। किस प्रकार से कालिदास का संबंध किससे है? मतलब कालिदास जी भी जो थे वो छत्तीसगढ़ आए थे, ये बात आप सभी को याद रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है तकिया, है ना, जो कि मुस्लिम धर्म से संबंधित एक तीर्थ स्थल है। ठिनठिनी पखना है अंबिकापुर में, ठीक है। अब एक एक करके इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैन पार्ट के बारे में। किसके बारे में? मैन पार्ट के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स जो मैन पार्ट है ना, ये सबसे पहले तो इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं, ये याद रखिए, है ना। छत्तीसगढ़ का शिमला कहने के साथ ही याद रखिए इसे छत्तीसगढ़ में टाइगर पॉइंट कहते हैं, इको पॉइंट कहते हैं, मेहता पॉइंट कहते हैं, मछली पॉइंट कहते हैं। क्या क्या? टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, मेहता पॉइंट, मछली पॉइंट। और यहाँ पर
सरभंजा जलप्रपात स्थित है। जलप्रपात जो कि बहुत ही अच्छा पर्यटन क्षेत्र होता है, ठीक है, क्योंकि जलप्रपात देखने में कितना सुंदर लगता है। तो इस हिसाब से भी आप सभी अच्छे से याद रखिए। और इसके साथ ही ये प्रदेश का एकमात्र भूकंपित क्षेत्र जलजली स्थित है, ठीक है, मतलब ये एक जलजली क्षेत्र है, ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आप सभी को याद रखना है। और देखिए ये जो टाइगर पॉइंट इको पॉइंट है ना, तो ये टारगेट पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। टाइगर पॉइंट कहाँ पर है, इस प्रकार से। तो ये जितने भी पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं ना, टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, मेहता पॉइंट, मछली पॉइंट, तो ये सबको याद रखिए कि ये सभी जो है वो कहाँ पर है, मतलब किसे बोलते हैं, तो ये मेन पार्ट को कहते हैं। किसे कहते हैं, मेन पार्ट को कहते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मेन पार्ट जो है, और साथ ही इसके अलावा जो मेन पार्ट है यहाँ पर तिब्बतियों को बसाया गया था, है ना, ये बात याद रखिएगा 1962 में। क्या आप तिब्बती जो शरणार्थी है ना, उनको मेन पार्ट में बसाया गया था 1962 में, ये याद रखना है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि तिब्बती शरणार्थियों को कहाँ बसाया गया है, इसका सन भी याद रखिए, सन भी पूछा जा सकता है। और ये जो मेन पार्ट है वो मांड नदी का उद्गम स्थल है, और इसी मांड नदी पर बनता है सरभंजा जलप्रपात, ठीक है। कौन सी नदी पर, मांड नदी पर ही बनता है सरभंजा जलप्रपात, ये बात आप सभी याद रखिएगा। तो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन पार्ट जो है छत्तीसगढ़ का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। साथ ही रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, रामगढ़ की पहाड़ी जो है वो प्राचीन इतिहास से रिलेटेड है, ठीक है। क्या, रामगढ़ की पहाड़ी जो है वो प्राचीन इतिहास से रिलेटेड है। और रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिए रामगढ़ की पहाड़ी जो है वो छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले में स्थित है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है करके। तो रामगढ़ की जो पहाड़ी है वो सरगुजा जिले में स्थित है। साथ ही आपको पूछा जाएगा कि तकिया कहाँ पर है, तो तकिया जो है वो सरगुजा में स्थित है, याद रखिए। इसके अलावा ठिनठिनी पखना कहाँ पर है पूछा जाएगा, तो ये भी सरगुजा के अंतर्गत है। सरगुजा के अंतर्गत भी कहाँ पर है, अंबिकापुर में स्थित है, ये याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड, दंतेवाड़ा जिले से रिलेटेड महत्वपूर्ण जितने भी पर्यटन स्थल है उसके बारे में, और यहाँ के पर्यटन स्थल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहला है बारसूर, ठीक है। बारसूर एक पुरातात्विक क्षेत्र है दंतेवाड़ा का, ठीक है, एक गांव है ये। और ये जो बारसूर है फ्रेंड्स, ये एक शासक हुए थे बस्तर में, बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंशी शासक, इनकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। बारसूर जो था वो छिंदक नागवंशी शासकों की राजधानी थी, और इसका प्राचीन नाम चक्रकोट और भ्रमरकोट है। क्या क्या, चक्रकोट और भ्रमरकोट है। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर चंद्रादित्य सरोवर स्थित है। क्या स्थित है, चंद्रादित्य सरोवर। और ये चंद्रादित्य कौन थे फ्रेंड्स, तो ये जो छिंदक नागवंशी शासक हुए थे, ठीक है, इन्हीं के अंतर्गत अगर आप छिंदक नागवंशी शासकों के बारे में पढ़ेंगे तो एक शासक का नाम पढ़ेंगे धारावर्ष। कौन सा नाम पढ़ेंगे, धारावर्ष। तो जो धारावर्ष नाम के शासक थे ना, उन्हीं धारावर्ष के सेनापति हुए थे कौन, ये जो चंद्रादित्य है वो। और जो चंद्रादित्य है फ्रेंड्स, इन्होंने बारसूर में बहुत सारा शिव मंदिर, मतलब बहुत सारा नहीं, मतलब शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था, और साथ ही तालाब का भी निर्माण करवाया था। सरोवर में इसका तालाब, ठीक है, और इसी का ही नाम है चंद्रादित्य सरोवर करके। तो धारावर्ष नाम के जो शासक हुए थे, इनके ही सेनापति थे चंद्रादित्य, ये बात आप सभी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है मामा भांजा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर। और साथ ही आप सभी याद रखिए कि यहाँ पर दंतेवाड़ा में जो बारसूर है, यहाँ पर आप जितना भी मंदिर वगैरह पढ़ेंगे ना, सबका निर्माण छिंदक नागवंशी शासकों ने ही करवाया है। चाहे वो मामा भांजा मंदिर हो, चाहे वो बत्तीसा मंदिर हो, चाहे वो चंद्रादित्य मंदिर हो, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड जो खंबा करके मंदिर आता है ना, 8 खंबा मंदिर, 16 खंबा मंदिर, जैसे कि बत्तीसा मंदिर, ये 32 खंबा मंदिर है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है बत्तीसा मंदिर। तो ये जो खंभा से रिलेटेड मंदिर है ना, खंभा करके मंदिर जो है वो बारसूर से ही रिलेटेड है, आप सभी याद रखिएगा, ठीक है। और जो छिंदक नागवंशी शासक है उनसे संबंधित है। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले दंतेश्वरी मंदिर। तो दंतेश्वरी माता जी का मंदिर बनवाया है जो कि दंतेवाड़ा में है, ठीक है। मैं क्या बोली, आप सभी ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। दंतेवाड़ा नहीं, मैं बारसूर के बारे में बोल रही थी कि बारसूर में आपको कोई भी मंदिर मिले, सबका निर्माण छिंदक नागवंशी शासकों ने करवाया है।
तो अब देखिए दंतेश्वरी के बारे में। दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया अन्नम देव नाम के जो काकतीय शासक थे, वो काकतीय वंश के संस्थापक है अन्नम देव, इन्होंने करवाया दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण दंतेवाड़ा में। और इसका निर्माण जो है वो 14वीं शताब्दी में करवाया गया है। कब करवाया गया है? 14वीं शताब्दी में। और ये डंकनी संकरी नदी के संगम पर स्थित है। जो दंतेश्वरी मंदिर है ना, वो डंकनी संकरी नदी के संगम पर स्थित है। और साथ ही इससे विशेष तथ्य याद रखिएगा कि मंदिर के पास एक चूड़ी डोंगरी स्थित है। क्या है? ये जो दंतेश्वरी मंदिर है, इसके पास में एक चूड़ी डोंगरी स्थित है। ठीक है, ये बात आप सभी याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स, ये जो मामा भांजा मंदिर है ना, इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो आप सभी याद रखिए, मामा भांजा मंदिर के निर्माणकर्ता है छिंदक नागवंशी शासक। ठीक है, बत्तीसा मंदिर के निर्माणकर्ता भी कौन है? छिंदक नागवंशी शासक। इतनी बात आप सभी को याद रखना है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये सभी जो है वो बारहपुर में स्थित है। आपको बस इतनी ही बातें याद रखना है, इससे ज़्यादा डिटेल आप सभी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे सिर्फ यही पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है करके। ठीक है फ्रेंड, और इसके साथ ही जैसे ये चंद्रादित्य करके लिखा है ना, तो इसी चंद्रादित्य को कहीं कहीं चंद्रादित्येश्वर मंदिर करके भी लिखा रहता है। तो ये भी क्या है? वो सेम ही मंदिर है। ये बात आप सभी याद रखिएगा। अब आगे मैं आप सभी को लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट मंदिरों के बारे में बता रही हूँ, है ना, जो कि छत्तीसगढ़ के अन्य जगहों पर स्थित है, लेकिन आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से फ्रेंड जो छिपछिपी देवी मंदिर है ना, तो ये पूछा जा चुका है कि छिपछिपी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है करके। तो ये कोरिया बैकुंठपुर में स्थित है, ये याद रखिएगा। कहाँ पर? कोरिया बैकुंठपुर में स्थित है। अब आगे देखिए फ्रेंड, सबसे पहले देखते हैं बिलाई माता मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है? ये धमतरी में स्थित है। ठीक है, बिलाई माता मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? ये धमतरी में स्थित है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर सिहावा कांकेर में स्थित है। कुकुरदेव शिव मंदिर खपरी बालोद में स्थित है। बहादुर कलारिन की माची पहले ही बता चुकी हूँ। केवटिन मंदिर ये पुजारी पाली रायगढ़ में स्थित है। प्राचीन शिव मंदिर ये गुढ़ियारी केसरपार बस्तर में स्थित है। छिपछिपी देवी मंदिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा भी जा चुका है, कहाँ पर स्थित है? बैकुंठपुर कोरिया में स्थित है। तेलिन माता मंदिर केसकाल कोंडागांव में स्थित है। गंगा मैया मंदिर बालोद में स्थित है। मड़िया खोल मंदिर चोड़ार धाम राजनांदगांव में स्थित है। क्या? मड़िया खोल मंदिर चोड़रा धाम राजनांदगांव में स्थित है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें आप सभी जो है एक दो बार इसको सुन लीजिएगा। मैं एक दो बार आप सभी के लिए बोल देती हूँ। आप सभी कुछ भी अगर काम वगैरह कर रहे हैं या कुछ ना कुछ, तो 5-10 मिनट तो आप सभी कुछ ना कुछ करते होंगे, जैसे खाना खा रहे हैं या कुछ भी, तो आप सभी उतने समय सुन लीजिएगा, आप सभी को ईजिली याद हो जाएगा। देखिए, बिलाई माता मंदिर ये जो है वो धमतरी में है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर सिहावा कांकेर में है। कुकुरदेव शिव मंदिर खपरी बालोद में है। बहादुर कलारिन जो है वो बालोद में है। ठीक है, और ये जो बहादुर कलारिन की माची है, इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ मैं। जो बहादुर कलारिन थी है ना, इनका विवाह हुआ था किनसे? कलचुरी शासक से हुआ था। ठीक है, क्या? जो बहादुर कलारिन है उनका विवाह कलचुरी शासक से हुआ था। तो जो कलचुरी शासक था वो बहादुर कलारिन को छोड़ करके चला गया था। ठीक है, तो इनका जो पुत्र था ना, वो क्या करता था, जो कलचुरी वंश की जो बेटियां वगैरह रहती थी ना, उनको उठा करके ले आता था और उनसे काम करवाता था अपने घर में, उनको बांध के ऐसे रखता था। तो ये जो कलारिन है, उन्होंने क्या किया, एक दिन उनके बेटे ने पानी मांगा पीने के लिए, तो उसने कहा पानी नहीं है, कुएं से निकाल लो करके। तो कुएं में जब निकालने के लिए जा रहा था उनका पुत्र, तो उन्होंने क्या किया, उसको धक्का मार दिया, क्योंकि वो बोलती थी अपने पुत्र को कि ऐसा मत करो, है ना, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, है ना, लेकिन जो उनकी यहाँ की बेटियां हैं उनके साथ ऐसा मत करो करके। लेकिन वो मानता नहीं था अपनी मम्मी की बात, तो है ना। तो उसकी मम्मी ने क्या किया, उसको एक दिन कुएं में धक्का दे दिया और जो भी महिलाएं थी, है ना, जो भी कलचुरी शासकों की यहाँ की बेटियां थी, उनको छोड़ दिया। इसलिए इनका नाम बहादुर कलारिन करके रखा गया था। ठीक है, और उनका जो माची था, है ना, जहाँ पर वो शराब वगैरह बनाती थी, तो उसी का ही नाम है बहादुर कलारिन की माची करके जगह। तो ये थोड़ा सा कहानी है। कभी कभी कहानी वगैरह भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, आजकल कुछ भी पूछ देते हैं पीएससी वाले, तो आप सभी थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, केवटिन मंदिर जो कि पुजारी पाली रायगढ़ में स्थित है। केवटिन मंदिर पुजारी पाली रायगढ़, केवटिन मंदिर पुजारी पाली रायगढ़। प्राचीन शिव मंदिर गुढ़ियारी केसरपार बस्तर, गुढ़ियारी केसरपार बस्तर।
चिपचिपी देवी मंदिर बैकुंठपुर कोरिया, तेलिन माता मंदिर केसकाल कोंडागांव, गंगा मैया मंदिर बालोद मड़ियाखोल चोड़रा धाम राजनांदगांव, गंगा मैया बालोद, तेलिन माता मंदिर केसकाल कोंडागांव, मड़ियाखोल चोड़रा धाम राजनांदगांव, मड़ियाखोल चोड़रा धाम राजनांदगांव। तो इतना इम्पॉर्टेंट पर्यटन क्षेत्र मैं आप सभी को बता दी हूँ फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप सभी को डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।